Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for another session of Captain Tiranga GK का मसीहा और this would be the last session in the present series of geography. तो ज्योग्राफी के जो हमने टॉपिक्स उठाए थे उसमें फर्स्ट लेग में हम फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स उठा रहे थे एंड आज की क्लास के साथ फिजिकल ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उनको एक तरीके से कुछ टाइम के लिए उन पे ब्रेक लगाएंगे एंड वी वुड आफ्टर टुडेज क्लास मूव टू पॉलिटी. सो कैप्टन तिरंगा में जैसा आप सबको पता है वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. सो यू कैन ऑल्सो अटेंड द क्लासेस ऑन वर्दीशाला जो आज पहली बार सेशन देख रहे हैं. हाई गाइज, आई एम अक्षय एंड आई बिलोंग टू द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. Recently, I have also been able to secure All India Rank 1 in the UPSC CAPF 2020 exam. So, Captain Tiranga GK का मसीहा exam is less than 30 days away. So, this is the time to go all guns blazing. 30 दिन से भी कम आपके पास है. इन 30 दिन भी अगर आपने पूरी एफर्ट मार दी, पूरी जान झोंक दी एग्जाम प्रिपरेशन में, still you can crack the exam. 30 days बहुत होते हैं if you prepare strategically. अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ें और रोज 10-12 घंटे सिंसियरली दें तो इन 30 दिन में भी आप चमत्कार कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. सीडीएस एंड एनडी आर नॉट ऐसे पेपर नहीं है कि जिनको 30 दिन के डेडिकेटेड और एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ने पे भी जो एग्जाम नहीं होंगे. बट यही है कि यू हैव टू गिव इन 10-12 आवर्स डेली एंड दिस इज सेल्फ स्टडी. दिस डजंट इंक्लूड एनी क्लास. इट इंक्लूड्स 10-12 जो घंटे की मैं बात कर रहा हूं, ये 10-12 घंटे में आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होगा और जो आप टेस्ट देते हो उस टेस्ट टेकिंग का और उसके एनालिसिस का टाइम है. सो 10 घंटा तो शुड बी प्योर रीडिंग, मतलब फोन साइड में रख के स्विच ऑफ करके सारे डिस्ट्रैक्शंस को जस्ट यू एंड योर बुक. 10 घंटे का स्टैमिना बनाना पड़ेगा, ठीक है. विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी नोटिफिकेशंस, जस्ट यू एंड योर बुक. 10 घंटा डेडिकेटेड और 2 घंटा टेस्ट टेकिंग का. अगर आप ऐसा अभी भी रिमेनिंग 30 डेज के करीब करीब जो बचे हैं करते हो तो देन स्टिल देयर इज अ चांस दैट यू वुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है. ओके, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. सो स्टिल देयर इज होप, डोंट लूज होप. फिजिकल ज्योग्राफी वुड बी द लास्ट क्लास. इसके बाद हम पॉलिटी पे जाएंगे, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज ओशन करेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देता है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस टॉपिक. सो ओशन करेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. सो ओशन करेंट्स की बात करने से पहले एक जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ है, अर्थ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है. हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हम जैसे आप सबको पता है अर्थ को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट. वाई डू वी कॉल अर्थ एज ब्लू प्लैनेट? बिकॉज अर्थ की अगर आप सरफेस को स्टडी करोगे तो मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. अगर आप आउटर स्पेस से देखोगे तो अर्थ की सरफेस आपको वाटर दिखेगा. बट स्टिल देयर इज सम पोएट, कोई नाम बताना, हु सेड वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. तो ये जो सीएपीएफ के बच्चे हैं अगर वाटर स्केर्सिटी पे कोई ऐसे आ जाए तो ऐसे शुरू भी कर सकते हैं. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. ये एक पोएम है, सैमुअल कोलरिज की थी शायद, द एंशिएंट मेरीनर, ऐसा कुछ नाम था. फिर आप लिख सकते हैं कि कैसे ऑल्दो अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट येट देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. सिमिलरली एसएसबी में अगर आ जाए वाटर स्केर्सिटी पे टॉपिक डिस्कशन लेक्चर 8 में आ जाए, सो दिस इज अ गुड ओपनिंग. सो एज यू ऑल नो, सबसे पहले मुझे बताओ अर्थ की टोटल सरफेस का कितना परसेंटेज वाटर है. व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर? क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. यस, बिल्कुल सही जवाब दिया हितेश, आर्यन, विकास, मिंटू, अंकुश, आशीष. यस, सो इट इज अराउंड 70-71% के करीब करीब यू कैन से अर्थ का सरफेस जो है टोटल सरफेस एरिया दैट इज वाटर. सो मोटा मोटा माने तो अर्थ की सरफेस है तो उसका 70% जो एरिया अगर आप बोलो तो वो तो पानी है. तो हर जगह पृथ्वी की सरफेस पे पानी है, येट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज. तो इसको समझने के लिए ऐसा क्यों है हमें समझना पड़ेगा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये जो अर्थ की सरफेस का 70% से ज्यादा सरफेस एरिया जो वाटर ही है
उसका भी 97% के करीब करीब वाटर जो है ओशियंस एंड सीज में खारा पानी है, दिस इज सॉल्टी वाटर। 96.5% ओशियंस एंड सीज में मानो एंड 0.9% सैलाइन। तो मोटा मोटा आप यू कैन से 97% जो वाटर है दैट इज सैलाइन, खारा पानी, जो आप ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते, एंड मेजोरिटी ऑफ दैट इज इन ओशियंस। सो बचा कितना? बचा सिर्फ 2.5% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फ्रेश वाटर, ठीक है। तो सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है, लेकिन इस 2.5% का भी आप देखोगे तो करीब करीब 70% जो वाटर है वो फ्रोजन ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, तो वो भी डायरेक्टली ह्यूमंस के लिए एक्सेसिबल है नहीं। तो ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है इसका भी सिर्फ 70% जो पानी है वो तो ग्लेशियर्स में ही लगभग मौजूद है, और लगभग 30% जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर है, तो ये भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो जब आप अर्थ में चलते हुए नदी, नाले, तालाब, झील, फव्वारे आपको दिखते हैं, तो वो ऑल ऑफ दैट कंस्टिट्यूट्स जस्ट 1.2% ऑफ दिस 2.5%, ठीक है। सो ये जो 2.5% है, इस 2.5 का भी अगर आप 1.2% निकालोगे दैट इज योर सरफेस वाटर, जो रिवर्स, लेक्स, ये सब में आपको दिखता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ है? ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। तो ये जो 2.5% है इसका 70% के करीब करीब जो वाटर है वो तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में प्रेजेंट है फ्रेश वाटर। देन ग्राउंड वाटर है, और सबसे कम 1.2% जितना, मतलब ये तो एकदम रेत में थूक के बराबर है, ठीक है। सो सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर इज जस्ट 1.2%। अब ये सरफेस पे भी जो वाटर दिख रहा है इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो दोबारा से लगभग 70% जो है, आप अंटार्कटिका गए तो अंटार्कटिका के ऊपर जो सरफेस पे आपको बर्फ दिख रही है दैट इज परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रॉस्ट, जो मेल्ट नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ द सरफेस वाटर भी 70% सरफेस वाटर भी ये परमाफ्रॉस्ट ही है, जो अर्थ की सरफेस पे आइस दिखती है। हिमालयास पे गए आप तो हिमालयास की सरफेस पे आपको जो बर्फ दिख रही है दैट इज 70% ऑफ द सरफेस फ्रेश वाटर। फिर उसके बाद लेक्स में आपको फ्रेश वाटर दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा एटमॉस्फेयर में फ्रेश वाटर, और एटमॉस्फेयर के बाद आपको दिखेगा रिवर्स में। तो कई बार क्वेश्चन आता है, सवाल आता है एग्जाम में कि वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करो तो सबसे ज्यादा वाटर कहां पे है? ओशियंस में। ओशियंस के बाद कहां पे है? ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स के बाद वाटर कहां पे है? ग्राउंड में। ग्राउंड वाटर के बाद वाटर कहां है? लेक्स में। लेक्स के बाद वाटर कहां पे है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर के भी बाद वाटर कहां है? रिवर्स में। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अरेंज करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट इन अदर एग्जाम्स, ठीक है। दैट्स ग्रेट अभिषेक, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर कि अर्थ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, सो बी रेडी विद दिस सीक्वेंस। सो ध्यान रखने वाली बात है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है दैट इज मोर देन द एंटायर रिवर्स। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंडिया की रिवर्स मिला लो, चाइना की मिला लो, अमेजन मिला लो, नाइल मिला लो, उन सारी रिवर्स का पानी मिला के भी उससे कम है जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, अर्थ के वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। फिर क्योंकि हमने देखा सबसे ज्यादा परसेंट वाटर 96.5% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज इन ओशियंस, तो ओशियंस के लेके इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ओशियंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ ओशियंस, जैसा हमने देखा ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो ओशियंस आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हम ओशियंस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे सपोज लैंड है, दिस इज लैंड, और यहाँ पे इनका बॉर्डर है लैंड और ओशियन का। तो इसका जो शुरुआती भाग है ओशियन का, उसके नीचे जो सरफेस होगी, इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? इट वुड बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो ओशियन की शुरुआत से लेके अप टू सम डिस्टेंस जहां तक सनरेज पहुंच पाती है टिल द बॉटम, उसके आसपास का एरिया दैट वुड बी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद एक स्लोप आएगी, इस तरीके से काफी शार्प स्लोप आएगी जिसमें काफी ज्यादा ऑल्टीट्यूड का लॉस होगा और ग्रेडियंट काफी हाई होगा। तो इस तरीके का जो स्लोप आएगा, जो इस तरीके की ढलान आएगी, इस ढलान को हम नाम देंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द ओशियन है दैट वुड बी जस्ट ये नीचे का जो प्लेन फ्लोर सा होगा, दिस फ्लोर विथ विच वुड हैव वेरियस लैंडफॉर्म, जो हमने पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग में स्टडी की थी, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज, कहीं पे आइलैंड समुद्र के अंदर। सो दिस वुड बी द ओशियन फ्लोर।
तो इट इज कॉल्ड एज एबिसल सी प्लेन. तो दिस वुड बी द लास्ट पार्ट. तो ओशियन फ्लोर की जब हम स्टडी करेंगे तो दिस वी वुड एनकाउंटर दीज थ्री पार्ट्स. ओशियंस की स्टडी को ओशियनोग्राफी कहा जाता है एंड दीज आर द थ्री फिजिकल रिलीफ फीचर्स. रिलीफ एसेंशियली जो उसकी टोपोग्राफी है उसको जो डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड एज रिलीफ फीचर्स. सो तीन चीजें देख ली हमने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल एबिसल सी प्लेन. अभी जो कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबिसल सी प्लेन के बीच की बाउंड्री है, यहां पे आपको कई बार हल्का हल्का सा उठाव दिखेगा. सो दिस उठाव जो कई बार दिखता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज. उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल राइज. ठीक है, ओके, इतना क्लियर है. करंट अफेयर्स एसबी अभी स्टार्ट होंगे, डोंट वरी. सो एक एक करके सारी लेयर्स स्टडी करते हैं. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट फ्रॉम दीज लेयर्स, सो बी रेडी विद देम. सबसे पहली लेयर जो हमने देखी दैट वाज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी ये जो शुरुआती एरिया था, दिस एरिया, यानी समुद्र की खत्म होने से समुद्र की शुरुआत जहां पे है और उसका जो इनिशियल पार्ट है दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सो ये शोर लाइन से स्टार्ट होता है एंड अप टू 100 फैथम. फैथम इज अ यूनिट ऑफ डेप्थ, डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो ये भी पता होना चाहिए. 100 फैथम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फैथम किस चीज की यूनिट है? इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करने के लिए. ठीक है, सो लगभग 100 फैथम तक ये जाता है, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट. इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फिशिंग. तो सबसे ज्यादा जो फिशिंग के लिए, अगर कोस्टल फिशिंग के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको प्लैंक्टन्स मिलेंगे. प्लैंक्टन्स क्या होता है? वो छोटे छोटे एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो छोटे छोटे एल्गी, आपको काई दिखती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एंड दे इवेंचुअली सर्व एज फूड फॉर फिशेस. तो मछलियों के लिए जो फूड का काम करते हैं छोटे छोटे प्लैंक्टन्स, मछलियां इनको खाती हैं. क्योंकि मछलियों का खाना यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए इस एरिया में काफी सारी मछलियां भी मिलती हैं. दैट्स वाई सम ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लोकेटेड है. इसके अलावा दिस रीजन ऑल्सो है पेट्रोलियम. दुनिया का मेजोरिटी ऑफ द पेट्रोलियम जो है वो आपको इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगा. जैसे इंडिया का जो बॉम्बे हाई रीजन है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे इंडिया में पेट्रोलियम निकाला जाता है, सो दैट अगेन इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सो पेट्रोलियम की बात कर ली. तो पेट्रोलियम यहां पे मिलता है. पेट्रोलियम डेफिनेटली इज अ फॉसिल फ्यूल. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं. एंड वाई फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे प्लैंक्टन्स होते हैं. प्लैंक्टन्स क्यों होते हैं? क्योंकि दिस एरिया, जैसा हमने देखा, यहाँ पे डेप्थ शैलो है. दे आर ऑफ शैलो डेप्थ, ज्यादा गहराई नहीं है. तो सूरज की जो रोशनी होती है वो यहां तक पहुंच जाती है अंदर, और यहाँ पे क्या होता है फिर, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो पाता है. क्योंकि जो प्लैंक्टन्स हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स. इनमें से मेजोरिटी ऑफ द आर ब्लू ग्रीन एल्गे जो खुद से फोटोसिंथेसिस करके फूड जनरेट कर पाते हैं. सो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी वजह से ये खुद का फूड क्रिएट करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं. देन दे सर्व दैट फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे लाइफ की बायोडाइवर्सिटी काफी रिच हो जाती है. सो दैट इज द आइडिया. इसीलिए आपने देखा होगा कोरल्स भी जो है, कोरल रीफ्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की कोरल रीफ्स वो भी इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में ही जनरली एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, ओके. सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? समुद्र से जो लगता हुआ शुरुआती हिस्सा है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. क्या इंपॉर्टेंस है? फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे बेस्ट मिलते हैं. दुनिया का मेजोरिटी ऑफ द पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ओके, सो दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नेक्स्ट पार्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे रहती है, फिर अचानक से जो ढलान आ जाती है, दिस ढलान इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्लोप. तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या सिग्निफिकेंस है? कॉन्टिनेंटल स्लोप की सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर था, ये जो स्लोली फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पे आके अचानक से काफी तेजी से नीचे जाएगा. तो यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड क्या मिलेंगे? अच्छा, मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताना विच इज द लार्जेस्ट झरना. झरने को हिंदी में क्या बोलते हैं?
विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल? ठीक है, लार्जेस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल, ये दोनों कमेंट करके बताना। सो ठीक है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल लोग क्या समझते हैं, जनरली सरफेस के ऊपर ही होंगे, बट असल में अगर आप टेक्निकली देखो जो हाईएस्ट वाटरफॉल होगा आपका वो कौन सा होगा, वो पानी के अंदर है, बिकॉज ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है काफी ज्यादा लंबी होती है एंड काफी ज्यादा ऑल्टीट्यूड लूज करती है। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप है एक डेनमार्क कैटरैक्ट बोलते हैं, जिसे डेनमार्क के पास लोकेटेड है, डेनमार्क कैटरैक्ट। अगर आप टेक्निकली तो देखो, दिस डेनमार्क कैटरैक्ट वुड बी द लार्जेस्ट वाटरफॉल, बट इट इज अंडरग्राउंड। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो चीज आपको एक सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, दोज आर अंडरग्राउंड वाटरफॉल्स। तो एग्जाम में सवाल है कि अंडरग्राउंड वाटरफॉल्स आपको ओशियन के किस एरिया में देखने को मिलते हैं, सो दैट वुड दे वुड बी इन द कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला सेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल श्रद्धा, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सूरज, सही जवाब। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। हाँ, पीछे व्हाइट वाला, वो पीछे चढ़ो। ओके, सो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल राइज। नहीं नहीं, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, चेयर जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल अंडरग्राउंड वाला था वो। ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज क्या, देखो ये सब जगह एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात, इट एग्जिस्ट ओनली इन फ्यू केसेस। फ्यू केसेस कब, जब यहां से जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये बहुत ही जेंटल होगी, तो क्या होगा, यहां से अब ये पानी लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली अपने साथ कुछ मटेरियल भी लेके आएगा। जब पानी बहता है तो अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लेके जाएगा। अब यहां से फ्लो करेगा तो अचानक से फ्लैट लैंड को टकराएगा, तो कई बार ये जो हैवी सब्सटेंस होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, और डिपॉजिट जो होगा वो यहाँ पे फिर इकट्ठा होकर इस तरीके से थोड़ा सा उभार सा बना देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, सो इट वुड बी एग्जिस्टिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड एबिसल प्लेन। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप लैंड से ओशियन की डेप्थ में जा रहे हो तो व्हाट वुड बी द वेरियस फीचर्स सीक्वेंशियली जो आप एनकाउंटर करोगे। सो आई होप दैट इज नाउ क्लियर। इस इमेज के माध्यम से आपको यही चीज जो अभी तक हमने डिस्कस की थी विजुअलाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, सो इस इमेज से आपको विजुअलाइज करने में काफी आसानी होगी। सबसे पहले हमने देखा था, देखो पुरानी क्लास में, कि यहाँ पे जो होता है दैट इज द मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज कौन सा एरिया था, जहां से मैग्मा फ्लो करता था, मैग्मा निकल रहा था ना अर्थ के अंदर से, और वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा था, फिर वो सॉलिडिफाई होकर वेरियस लेयर्स बनाता जा रहा था। सो दिस इज द मिड ओशियनिक रिज। यहाँ से मैग्मा फ्लो करता है, वो सॉलिडिफाई होता है, तो इस तरीके से वेरियस लेयर्स बनाता जाता है। तो यहाँ पे दो प्लेट्स अवे मूव कर रही थी एक दूसरे से, दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये गैप बढ़ता जाता था जहां से मैग्मा निकलता है। खराब हो गया? नहीं, ये तो घर से लाया। ओके, सो दीज टू आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये दो प्लेट्स क्या है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होगा,
ये वाली प्लेट इधर जा रही है और सपोज यहां से एक प्लेट इधर आ रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट है। तो ओशियनिक प्लेट हमने देखा था हमेशा सिंक करेगी, इट इज द हैवियर प्लेट, तो वो सिंक करेगी, नीचे जाएगी, मेल्ट होगी। तो यहाँ पे जो गड्ढा बनाएगी, जहां पे घुसरी अंदर ये जो गड्ढा बनाएगी, दिस गड्ढा वुड बी कॉल्ड एज ट्रेंच। सो ट्रेंचेस में हमने देखा था ना, सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है, कोई कमेंट करके क्विकली बता सकता है, एनीबडी हु कैन टेल मी विच इज द लार्जेस्ट ट्रेंच। बिल्कुल, मारियाना ट्रेंच। तो ये जो पूरा एरिया है, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज ट्रेंच, ठीक है। और जो डीपेस्ट ट्रेंच है जो वो है मारियाना ट्रेंच। कहां पे लोकेटेड है, कौन से ओशियन में, इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक ओशियन। जो फिलीपींस है, फिलीपींस के पास में लोकेटेड है मैरियाना ट्रेंच। अब देखो मैरियाना ट्रेंच तो सबको पता है, लेकिन इस ट्रेंच, ये तो पूरा एरिया हो गया ना ट्रेंच, इस पूरे एरिया में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसकी डेप्थ हाईएस्ट होगी, या जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा। तो वो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है मैरियाना ट्रेंच का, कोई बता सकता है? यस, दैट पॉइंट इज चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप, दिस इज, इसकी अगर डेप्थ देखोगे दैट इज मोर देन द हाइट ऑफ द एवरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, सो इसकी जो डेप्थ है दैट इज मोर देन द हाइट ऑफ द एवरेस्ट एज वेल, सो दैट इज चैलेंजर डीप फॉर यू, ठीक है। तो ये पता, ट्रेंचेस समझ गए, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ट्रेंचेस कहां पे क्रिएट हो रहे हैं, जब दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, या जहां पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, या जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। सबके नाम सेम ही है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर यहां पे देखो, ये रही कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हमने सबसे पहले देखी थी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसकी विड्थ वेरी करती रहती है, कहीं पे ये इवन 1300 किलोमीटर वाइड तक हो जाती है फ्रॉम द शोर, ठीक है। तो शोर से 1300 किलोमीटर तक भी कई बार पहुंच जाती है, यूजुअली 100-200 किलोमीटर के आसपास रहती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, हमने देखा था अचानक से जो ढलान आती है, ओके, ठीक है। सो इट इज वेरी स्टीप, पैसिफिक ओशियन की वन ऑफ द स्टीपेस्ट कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है। देन यहां पे जो आपको बजरी सी जमा हुई दिख रही है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल राइज। ये कॉन्टिनेंटल राइज आपको दिख रही है, यहाँ पे जो जमा हुआ सामान से दिख रहा है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो मेजोरिटी ऑफ द ओशन सरफेस कवर करता है, दैट इज योर एबिसल सी प्लेन। ये सबसे ज्यादा ओशियन का एरिया कवर करता है, और इस एबिसल सी प्लेन्स के अंदर आपको वेरियस लैंडफॉर्म मिलेंगे, छोटे छोटे अंडरग्राउंड आपको सी माउंट्स मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सी माउंट। कहीं पे आपको अंडरग्राउंड इस तरीके से प्लेटोज मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज ग्योट्स, ओके। कहीं पे आपको ऐसे वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे। हमने देखा था समुद्र के अंदर जो लैंडफॉर्म्स की डाइवर्सिटी है, दैट इज मच मोर देन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। सो ओशियन के अंदर आपको ओशियन फ्लोर की जो रिलीफ है वो क्लियर हो गई। आई होप आप सबको पता है कि ओशियन के अंदर जब उतरेंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस जो आपको पता होने चाहिए, मैपिंग में कई बार सवाल आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंच, जो सबसे फेमस ट्रेंच है, दैट इज मारियाना ट्रेंच। ये आपका फिलीपींस के पास लोकेटेड है, हमने देख लिया पैसिफिक ओशियन में। एलूशियन ट्रेंच काफी इंपॉर्टेंट है, दीज आर एलूशियन आइलैंड्स पैसिफिक ओशियन में। ये अलास्का है यूएसए का, यहाँ पे रशिया का कामाचाट का पेनिनसुला है, तो इनकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कामाचाट का पेनिनसुला रशिया का, यहाँ पे एलूशियन आइलैंड्स ऑफ अलास्का यूएसए, और यहाँ पे ये लोकेटेड है जो चेन ऑफ आइलैंड्स है, दीज आर कॉल्ड एज एलूशियन आइलैंड्स। और याद करो जब हमने इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि यहाँ पे एलूशियन आइलैंड्स लोकेटेड है, तो यहीं पे एलूशियन आइलैंड्स यहाँ पे लोकेटेड है, एलूशियन ट्रेंच। अच्छा, यहाँ पे एक सी थी और एक स्ट्रेट था, कोई उसका नाम बता सकता है? मैंने आपको डिस्कस कराया था जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ रहे थे। फिर एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंच है पेरू-चिलियन ट्रेंच, यहाँ पे बॉगनविले ट्रेंच भी पैसिफिक ओशियन में। सुंडा ट्रेंच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच बोलते हैं, ये सुंडा आइलैंड्स के पास ही लोकेटेड है, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, दीज वर द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। फिलीपींस के भी आप ऐसे आइलैंड्स देखोगे तो मिंडानो, विसायास, ल्यूजॉन, दीज आर द 3 आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस। ऐसे यहाँ जापान का मैप देखोगे तो लुक एट द वेरियस आइलैंड्स, क्यूशू आइलैंड्स, रियोशू आइलैंड्स,
ऑल द आइलैंड्स ऑफ जापान ऑल्सो। तो ये मैप में जब देखोगे जस्ट लुक एट ऑल दीज प्लेसेस, ठीक है। सिमिलरली हर एक ओशन में ट्रेंचेस हैं, गो एंड हैव अ लुक एट देम। एक मुझे होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताना वेयर इज द सैंडविच ट्रेंच लोकेटेड। सैंडविच ट्रेंच कहां लोकेटेड है? आप सबको क्या करना है, ट्रेंचेस समझ गए हैं, एटलस में लोकेट करना है ट्रेंचेस। कुछ इंपॉर्टेंट पैसिफिक के मैंने बता दिया, ऐसे ही आप अटलांटिक ओशन के भी कर लेना, ठीक है। और सैंडविच ट्रेंच मुझे कमेंट करके बताना कहां पे लोकेटेड है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ओशन करेंट्स, ठीक है। बिल्कुल सही उत्पल, श्रद्धा, ओके, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ। देखो होता क्या है, दीज आर ओशन। सो सबसे पहले अगर करंट का मतलब आप क्या समझते हो, आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज करंट? dq by dt, dq इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। वैसे तो ये नॉन साइंस वालों को भी पता होना चाहिए, फिजिक्स तो सबके पेपर में आने वाली है, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, वो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। यहाँ ओशियन करंट इज की स्पीड के टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। सो चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ओशियन करंट में क्या हो जाता है, सेम डेफिनेशन रिमेन्स, फ्लो ऑफ यूनिट वाटर, फ्लो वाटर पर यूनिट टाइम। सो वाटर जो फ्लो करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक रेगुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक रेगुलर वॉल्यूम के साथ करेगा और एक डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन को फॉलो करेगा। सो ओशियन करंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक वो डेफिनेट पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कल को इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। तो एक लहर जो वेव होती है और ओशियन करंट में यही डिफरेंस है कि लहर की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उसकी वॉल्यूम चेंज होती रहती है। बट ओशियन करंट जो है उसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में, सपोज वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो इसी में फ्लो करता रहेगा और एक रेगुलर क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आज बहुत सारा वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, कल को बहुत कम फ्लो करेगा, नहीं, रेगुलर वॉल्यूम रहेगी, डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। एक ऐसा इकलौता ओशियन करंट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। देयर इज ओनली वन ओशियन करंट दैट चेंजेस इज डायरेक्शन। साल में एक बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट कमेंट करके बताओ इफ एनीबडी नोज दैट, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। क्विकली बताओ कमेंट करके। नहीं बेटा, एलिनो वाला ओशियन करंट नहीं है, वो तो सेम डायरेक्शन में रहता है। देयर इज ओनली वन ओशियन करंट जो आपकी ओशियन करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, परमानेंट वाला। अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं ये समझ गए, तो ओशियन करंट्स फ्लो कैसे करते हैं और कहां फ्लो करते हैं। तो असेंशियली हम देखें, इतनी डेप्थ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ओशियन करंट्स जो फ्लो करते हैं वो दो तीन फैक्टर्स की वजह से फ्लो करते हैं। जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज इट स्टिल बफरिंग गाइस? क्या अभी भी बफर हो रहा है? या आई होप अब ठीक है। देयर वॉज सम इंटरनेट इशू आई गेस। एनीवे, सो आई वाज सेइंग कि जो ओशियन करंट्स होते हैं प्राइमरली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कि जो हीटिंग है, तो सूरज की वजह से क्या होता है, सम पार्ट ऑफ ओशियन जहां पे सूरज की डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा। हाई टेम्परेचर पे जब वाटर पहुंचता है तो वो एक्सपैंड करने लगता है, एक्सपैंड करेगा तो इट वुड बिकम लाइटर, हल्का हो जाएगा। दूसरी ओर जहां पे सूरज की रेस डायरेक्टली नहीं पहुंच रही होंगी वहां पे क्या होगा, पानी कोल्ड होगा। कोल्ड पानी होगा तो कोल्ड पानी हैवियर होगा तो वो सिंक करेगा। तो क्या हुआ, देखो लाइट वाटर है वो उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है तो एक्सपैंड भी कर रहा है, और जो कोल्ड वाटर है वो हैवियर है तो वो सिंक भी कर रहा है। तो क्या होगा, वाटर वुड फ्लो फ्रॉम दिस हाई टेम्परेचर एरिया
से इस कोल्ड एरिया की तरफ को फ्लो करने लगेगा, पहला फैक्टर जो उसको डिपेंड करेगा। दूसरा, अब देयर आर सर्टेन परमानेंट विंड सिस्टम, कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं जो फ्लो करती है, इनको हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में, जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, जैसे वेस्टर्लीज होती है, जैसे ईस्टर्लीज होती है। सो दीज विंड्स, तो जिस डायरेक्शन में ये विंड्स फ्लो कर रही होती है उस डायरेक्शन में ये ओशियन करंट्स भी फ्लो करने लगते हैं। फाइनली ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर गए, फिर वहां पे ग्रेविटी एक रोल प्ले करेगी, वाटर एक जगह पे पहुंचता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है। अब एक जगह पे एक्यूमुलेट जब वो होने लगेगा, फिर क्या होगा, एक्यूमुलेट होने के बाद उस जगह पे वाटर वुड एक्यूमुलेट एंड देन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वहां वाटर नीचे को फ्लो करेगा, नीचे को आएगा। सो एक्यूमुलेट नहीं होने देगा एक जगह पे, एंड ग्रेविटी फाइनली लास्ट फैक्टर वुड बी कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं अर्थ रोटेट करती रहती है, रोटेट कर रही है, तो अगर आप अर्थ में किसी चीज को यहां से यहां फेंकना चाहते हो तो वो जाना यूं जाएगी, बट बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग तो उस पर एक रोटेशन की वजह से एक सूडो फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स, और इसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इन दो वेक्टर्स का जो नेट रिजल्टेंट आएगा इट वुड फ्लो लाइक दिस। तो इसीलिए कोई चीज सीधे जाने की जगह इट वुड स्टार्ट फॉलोइंग द कर्वीलिनियर पाथ। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो प्राइमरीली हीटिंग, विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स रोल प्ले करते हैं, बट उसके अलावा सैलिनिटी का डिफरेंस, अगर कहीं पे लेस सलाइन वाटर है, हाई सलाइन वाटर है, उसकी वजह से भी थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यही फैक्टर्स है, इनको मैंने स्लाइड में लिखा है। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे कोरियोलिस फोर्स, सिंस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कोई भी चीज अगर सीधे जानी होगी तो बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स वेक्टर यहां पे आएगा और जो नेट रिजल्टेंट आएगा इट वुड फ्लो लाइक दिस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स things will rotate in a clockwise direction and the opposite would happen in the southern hemisphere। इसमें अगर उसको इस डायरेक्शन में जाना था, अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करे इस डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन करंट्स वुड रिवॉल्व इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर, इतना क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। ओके, ठीक है, इफ दिस मच इज क्लियर देन लेट्स मूव अहेड नाउ, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब सपोज ओशियन करंट जाना था इस डायरेक्शन में, बट यहां पे क्या टकरा गया, उसको लैंड मास टकरा गया। अब क्या होगा, लैंड मास को चीर के तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग ही अपने डायरेक्शन को टर्न कर लेगा, ठीक है। सो लैंड मास की वजह से भी ओशियन करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसपे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स, ठीक है। सो कोल्ड ओशियन करंट्स एंड वार्म ओशियन करंट्स, अगेन दिस इज रिलेटिव, इसका कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है कि इस टेम्परेचर पे हो, बट कंपैरिजन में जो गर्म होगा वो दैट वुड बी वार्म, और जो कंपैरिजन में कोल्ड होगा दैट वुड बी कोल्ड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सोचो, जो अभी तक पढ़ा था उसको अप्लाई करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, ट्रॉपिकल जो जोन है वहां पे सूरज की रेज गर्म पड़ती हैं, ठीक है। सो यूजुअली जो हम केस नोटिस करेंगे वो क्या नोटिस करेंगे कि इक्वेटर से जो भी ओशन करंट ओरिजिनेट हो रहे होंगे, बीट इन द नॉर्दर्न साइड, बीट इन द साउदर्न साइड, वो कैसे होंगे, दे वुड बी द वार्म ओशन करंट्स। और हमने देखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे वुड बी रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में दे वुड बी रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो पहली चीज, नॉर्दर्न में तो क्लॉकवाइज है एंड इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा, जो इक्वेटर के पास से ओशन करंट जनरेट हो रहे होंगे दे वुड बी वार्म। अपोजिट होगा, जो पोल्स के पास से जनरेट हो रहे होंगे दे वुड बी कोल्ड ओशन करंट्स। पोल्स, टेम्परेट एरिया से जो जनरेट हो रहे होंगे दे वुड बी कोल्ड, ठीक है। और हम जानते हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर से
इधर से आ रहे होंगे वो ऊपर को आएंगे और इधर वाले इधर को आएंगे, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, अब ये कहां पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है। एक एक करके ओशन पिक करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले वो पूछ लेता है कि ये वाला ओशन करंट जो है XYZ ओशन करंट वो कैसा है, इज इट अ वार्म करंट और अ कोल्ड करंट। दूसरा वो क्वेश्चन पूछ लेता है ये ओशन करंट कहां पे लोकेटेड है, कौन से ओशियन में लोकेटेड है। और फिर अगर उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, कुछ उसकी स्पेशलिटी होती है, किसी ओशियन करंट के साथ वो मर्ज करके कुछ बना रहा होता है, देन दैट इज आल्सो समटाइम्स आस्क्ड। सो अकॉर्डिंगली वी वुड स्टडी दिस, ठीक है। Okay, so let's start. As you can see, this is the largest ocean. Largest ocean. This is which? It is the Pacific Ocean. Largest ocean है। यहाँ पे जो आपको ब्लैक में ये चीजें दिख रही हैं, ये ब्लैक में क्या चीजें आपको दिख रही हैं? These are winds, जो परमानेंट विंड सिस्टम है हमारे अर्थ के। ये जो आपको विंड सिस्टम दिख रहा है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास से इक्वेटर को जो फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन। So this wind system is called as easterlies because it is starting from the east. Then इसके ऊपर जो आपको एक और परमानेंट विंड सिस्टम दिख रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन। सो दिस विंड सिस्टम इज कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ओके, सो ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड फाइनली ये भी आपको जो पोल्स में ईस्ट से स्टार्ट होता है वो दिख रहा है towards the Arctic Circle. This is your polar easterlies because pole में east से start हो रहा है। So these are the permanent wind system. ये तीन आपको नॉर्थ में दिखे, सेम चीज तीन काइंड ऑफ विंड साउथ में भी दिखेंगे, ठीक है। सो एक चीज आप नोटिस करोगे, जिस डायरेक्शन में ये परमानेंट विंड सिस्टम्स फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ओशियन करंट्स भी फ्लो कर रहे हैं। सो ये विंड यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, ये विंड यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है, ये विंड यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही है। तो आप देखोगे ओशियन करंट्स को भी ये इसी डायरेक्शन में पुश करेंगे। यहाँ पे आके वेस्टर्लीज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो ओशियन करंट्स को भी इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। हम समझ भी सकते हैं अगर सपोज आपके हाथ पे कुछ चीज है ऐसे एंड यहां से हवा चले तो ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो करी है, ठीक है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर कि विंड की डायरेक्शन में ओशियन करंट्स क्यों फ्लो कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई सबको, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया व्हाई दे आर फ्लोइंग लाइक दिस। इसमें मैप में जो भी आपको रेड में दिखेंगे दे आर वार्म ओशन करंट्स। और हमने क्या देखा था, इक्वेटर से जो भी ओरिजिनेट होके जाएंगे दे वुड बी वार्म जनरली, एंड जो भी पोल्स या टेम्परेट रीजन से स्टार्ट या उस एरिया में जो फ्लो कर रहे होंगे दे वुड बी द कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। ओके है इतना? एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। अगर इतने में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। If I have no doubt, then let's move ahead. अब एक एक करके ओशियन देखेंगे और हर एक ओशियन के ओशियन करंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन पकड़ते हैं। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, इट इज द बिजिएस्ट ओशियन ऑल्सो, इकोनॉमिकली सबसे इंपॉर्टेंट ओशियन है बिकॉज ये यूरोप और यूएसए दैट वर द टू इकोनॉमिक पावर हाउसेज इन द पास्ट। तो यूरोप और यूएसए के बीच में एग्जिस्ट करता था। So that is why it was economically very very important, ठीक है। इसके अक्रॉस ही स्लेव ट्रेड हुआ करता था। स्लेव ट्रेड क्या था? एसेंशियली स्लेव ट्रेड एक प्रैक्टिस होती थी जिसमें यूरोप सपोज यूके से कुछ कैश उठाया, वो कैश लेके बंदे गए अफ्रीका से जाके उन्होंने खरीदे गुलाम, स्लेव्स खरीदे उस पैसे से, और फिर स्लेव्स को लेके गए अमेरिका में उन स्लेव्स से यहाँ पे साउथ अमेरिका में और ये यूएसए के सदर्न पार्ट इन सब एरियाज में करवाई उन स्लेव से मजदूरी करके जो भी चीज हुई वहां से फूड प्रोड्यूस पैदा हुई, टी पैदा हुई, सब कॉटन पैदा हुआ, वो सब लिया, वो सब लेके गए वापस लंदन और लंदन में वो सब बेचा और उसके बदले पैसे रखे, फिर वो पैसे लेके दोबारा स्लेव थे। सो ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होती थी दिस वाज कॉल्ड एज द स्लेव ट्रेड। ठीक है, सो दिस यूज्ड टू हैपन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन और उसी टाइम से ये इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था। ठीक है,
और इसका शेप कैसा है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई द ओशन विच हैज एस शेप। तो एस शेप का कौन सा ओशन है आपका? एस शेप का जो आपका ओशन है दैट इज योर अटलांटिक ओशन, इट इज एस शेप्ड ओशन, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो विच आर द इंपॉर्टेंट ओशन करेंट्स इन अटलांटिक ओशन? तो सबसे पहला जो हर किसी में होगा, जो आप इक्वेटर के पास देखोगे, क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो सबसे पहला जो एक वार्म ओशन करंट इस डायरेक्शन में पुश हो रहा होगा दैट वुड बी योर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। वार्म ओशन करंट है, अफ्रीका से साउथ अमेरिका की तरफ को पुश होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको लैंड मास एनकाउंटर करना पड़ गया, इट एनकाउंटर्ड अ लैंड मास हियर नाउ। अब जमीन का टुकड़ा मिल गया तो क्या आगे तो जा नहीं सकता, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे दीज आर वेस्ट इंडीज, जहां पे करंट अफेयर्स का सवाल, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार कहां हुआ है और कौन जीता है, कमेंट करके बताना। वैसे तो ये सब प्रचंड में हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, इज इट स्टिल लैगिंग अभी, क्या अभी भी लैग कर रहा है? ओके, ठीक है। सो क्विकली कमेंट करके बताओ कहां पे था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19, कहां पे हुआ? जिसको नहीं पता प्रचंड डेफिनेटली अटेंड कर लेना, करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जो प्रचंड में पढ़ाया जाएगा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। सो क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज इसी एरिया में, बारबाडोस एंड एंटीगुआ वाले रीजन में होता है। इंडिया केम आउट एज द चैंपियन, अनडिफीटेड रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। वो डिस्कस करेंगे प्रचंड में करंट अफेयर्स की सीरीज में, ठीक है। सो एंटीलीज फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट यहां से फ्लो करेगा, दिस रीजन ऑफ यूएसए इज फ्लोरिडा, दिस रीजन इज वेरी फेमस फॉर टोबैको कल्टीवेशन, टोबैको उगाया जाता है काफी ज्यादा क्वांटिटी में इस एरिया में, ठीक है। सो ये भी वार्म ओशन करंट रहेगा, यहाँ पे इट वुड टर्न इनटू गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि काफी नैरो एरिया से फ्लो करना है, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्ट्रीम्स। सबसे तेज अगर ओशन करंट कोई बोला जाए तो गल्फ स्ट्रीम को कई बार माना जाता है, एंड द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये काफी नैरो एरिया से यहाँ से फ्लो करके आया होता है, तो इट इज फ्लोज एट अ वेरी रैपिड एंड फास्ट रेट। तो गल्फ स्ट्रीम फ्लो करेगी। अब देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो अवे फ्रॉम द इक्वेटर होता जा रहा है, तो एक तो क्या है, टेम्परेचर लूज करता रहेगा धीरे धीरे, दूसरा अवे फ्रॉम द इक्वेटर जा रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली जो हीट कंटेंट है वो भी कम होता जा रहा है, तो इट इज स्टार्टिंग टू कूल डाउन। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे यहां पहुंचते पहुंचते इट वुड स्टार्ट टू कूल डाउन, और उतने में ही नियर ग्रीनलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे कनाडा का कुछ कुछ रीजन है, दिस इज ग्रीनलैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा बे है, देयर इज दिस बे, यहाँ पे आपकी बे नहीं बेटा, BAY वाला, ठीक है। बे के और बे में अंतर है बहुत ज्यादा, अगर ये वाली बे के चक्कर में पड़ गए तो ये वाले बे में गिर जाओगे जिंदगी में, ठीक है। तो अभी इन चक्करों से दूर रहो, ठीक है। सो ये एक बे है, जैसे बे ऑफ बंगाल वाला है, तो बंगाली बे के पास नहीं जाना है, बंगाली बे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, कौन से बे पे अभी फोकस करना है आपने, ये वाले पे, ये वाला बे कैन वेट, ठीक है। सो ये वाला बे से एक ओशन करंट फ्लो करेगा, इट इज अ कोल्ड ओशन करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओशन करंट, दिस इज कॉल्ड एज लैब्राडोर करंट। लैब्रा आपने कुत्ता भी सुना होगा, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि लैब्रा कुत्ता ठंडे एरिया में अच्छा रहता है। सो लैब्राडोर करंट यहां से फ्लो करेगा, इट इज अ कोल्ड ओशन करंट, और गल्फ स्ट्रीम के पास आके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के आसपास मीट करेगा, और जिस जगह पे मीट करेगा दैट रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ग्रैंड बैंक्स रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द ग्रैंड बैंक्स रीजन, ठीक है। ठीक है, सो कौन सा रीजन कहलाएगा, ग्रैंड बैंक्स रीजन। वाई इज दिस रीजन इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको एक आइलैंड मिलेगा नोवा स्कॉटिया का, नोवा स्कॉटिया आइलैंड, इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर एप्पल ग्रोइंग। तो वो जो लाल लाल कश्मीरी किन्नौर के सेब आपने खाए, उससे भी लाल लाल और मीठे सेब, ठीक है। नोवा स्कॉटिया रीजन, एप्पल ग्रोइंग रीजन, ठीक है। ये होता है दूसरा। ये ग्रैंड बैंक्स का रीजन क्यों फेमस है, देखो कहीं भी, दिस इज अ जनरल रूल, कहीं पे भी एक वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलेगा, एक वार्म और कोल्ड ओशन करंट। अब आप हो गरम, वो भी है नरम, तो तुम दोनों मिलोगे तो क्या होगा,
जलजला तो उठेगा ही, तबाही तो होगी, दो आंखें टकराई आपस में तो क्या होगा, धुआं निकल जाएगा, धुआं। तो सेम चीज यहां पे भी होता है, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जब मीट करते हैं तो एकदम ऐसा पैदा होता है, ठीक है। और क्या, स्टीम निकलती है खूब सारी, तो दैट स्टीम इज एसेंशियली फॉग। अब वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिल गए तो क्या, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, वो ल्यूक वार्म, गुनगुना, जैसे पानी से नहाने में मजा आए। तो ल्यूक वार्म वाटर होता है, तो वहां पे दैट इज द बेस्ट फॉर प्लैंक्टन्स की ग्रोथ, फाइटो प्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर यही होता है, ल्यूक वार्म। तो दीज आर रीजन्स दैट आर वेरी वेरी रिच इन फिशिंग ग्राउंड्स। तो जहां पे भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलेगा वहां पे दो तीन फायदे होंगे आपको, यू वुड हैव वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड्स वहां पे, तो ये ग्रैंड बैंक्स इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर फिशिंग। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे होगा, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ फॉग एंड मिस्ट इन दिस एरिया। तो इवन जो टाइटैनिक की सिंकिंग हुई थी वो इसी रीजन के आसपास कई बार बोला था, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। ओके, ठीक है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। तो ग्रैंड बैंक्स रीजन किन दो ओशन करंट के मिलने पे बन रहा है, वन इज द लैब्राडोर करंट एंड सेकंड इज द गल्फ स्ट्रीम के आगे वाला। और गल्फ स्ट्रीम की ही एक ब्रांच यहां से चली जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, जो अगेन वार्म ओशन करंट होगा, यहां पे जाके नियर इंग्लैंड के पास जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। जो उसकी वार्मर ब्रांच होगी वो कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स नॉर्वे, नॉर्वेगियन करंट की फॉर्म में। और उसकी जो दूसरी ब्रांच, तो एक ब्रांच जो ठंडा हो चुका होगा कुछ पानी, वो दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज इट हैज बिकम कोल्ड नाउ, इट हैज बिकम हैवियर, सो अगेन इट वुड स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो कोल्ड ब्रांच है, ठंडी हो चुकी ब्रांच है, जो दोबारा से ये स्पेन, पोर्टुगल होते हुए इधर नॉर्दर्न अफ्रीका और ये इस रीजन से होते हुए वेस्टर्न सहारा, मोर्टियाना वाले रीजन से होते हुए दोबारा इक्वेटर की तरफ को आएगी एक कोल्ड करंट की फॉर्म में, दैट वुड बी कॉल्ड एज द कैनरी करंट, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। तो यहां से जो कोल्ड ब्रांच होके आएगी और जो कोल्ड ब्रांच यहां पे फ्लो करेगी, दिस वुड बी कॉल्ड एज द कैनरीज करंट, और जो वार्म ब्रांच आगे को जाएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द नॉर्वेगियन करंट, ठीक है। तो नॉर्वेगियन करंट और कैनरीज करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझे, देखो ये जियो पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी आजकल देख रहे हो रशिया एकदम यूक्रेन के पीछे हाथ धो के पड़ा है, जिस तरीके से क्राइम मास्टर गोगो किसके पीछे पड़ा होता था, कमेंट करके बताना, ठीक है। सो एनीवेज जस्ट अ जोक, ठीक है, बता मत देना कहीं करके, पता लग गूगल करने लगे पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो रशिया और क्रीमिया के पीछे जो डिस्प्यूट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज रशिया इज सीकिंग अ वार्म वाटर पोर्ट, बिकॉज रशिया की सारा जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्ट्स हैं वो ऊपर आर्कटिक सर्किल की तरफ को खुलते थे या पैसिफिक ओशन में खुलते थे, सो दे वर सीकिंग एक्सेस टुवर्ड्स द वार्म वाटर पोर्ट। तो अगर आप लेट मी शो यू द मैप सो दैट इट बिकम्स मच मोर क्लियर, ठीक है। अगेन दिस इज हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क। सो जो पॉलिटिक्स होती है दैट इज नॉट जस्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, इट इज ऑल अ लॉट अबाउट ज्योग्राफी एज वेल। सो अगर हम देखेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक करंट था, कैनरी करंट कोल्ड वाली, और वार्म वाला नॉर्वेगियन करंट इधर चला जाएगा, दिस इज एसेंशियली रशिया, ठीक है। तो रशिया के मेजोरिटी ऑफ द पोर्ट्स आप देखोगे ये ऊपर एरिया में खुल रहे थे, तो इस ऊपर एरिया में क्या होता है, दे वुड बी फ्रीजिंग इन द विंटर्स, सर्दी में क्या होंगे, जम जाएंगे पोर्ट्स, सर्दियों में यहां से ट्रेड नहीं हो पाएगा। सो रशिया वांटेड कि वार्म वाटर पोर्ट चाहिए, दिस इज योर ब्लैक सी, एंड हियर इफ यू सी लिटिल क्लोजली अपने मैप में अगर आप देखोगे, यू वुड रियलाइज यहां पे है क्रीमिया एंड दिस इज यूक्रेन। तो ये पहले रशिया ने ये यूक्रेन को कब्जा कर लिया था, वाई, बिकॉज ये क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, वाई, बिकॉज क्रीमिया डायरेक्टली गेव इट एक्सेस टू द ब्लैक सी। यहाँ पे देयर इज दिस स्ट्रेट विच इज कॉल्ड एज कर्च स्ट्रेट, अपनी मैप पे जाके लोकेट करना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्च स्ट्रेट किन दो चीजों को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो कर्च स्ट्रेट लोकेटेड है यहाँ ब्लैक सी के पास। सो रशिया वॉज नॉट एबल टू एक्सेस दीज वार्म वाटर, इसलिए उसने क्रीमिया को हटाया, और अब यूक्रेन से भी कंफ्लिक्ट का एक रीजन यही है,
बिकॉज इट वांट्स अनरिस्ट्रेन्ड एक्सेस टू द ब्लैक सी, ताकि वो इवेंचुअली थ्रू आउट द ईयर वार्म वाटर्स को एक्सेस कर सके, so that its ships can move. ठीक है, so apart from many other reasons this geography plays an important factor. लेकिन सेम चीज नॉर्वे नहीं कर रहा. सो वी नो दिस इज डेनमार्क, दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन. सेम चीज नॉर्वे नहीं करता कि वार्म वाटर के लिए नीचे सपोज डेनमार्क अटैक कर दे या नेदरलैंड्स पे अटैक कर दे. रीजन इज नॉर्वे पे ये जो वार्म ओशियन करंट आ रहा है, दैट इज द नॉर्वेगियन करंट. इसकी वजह से नॉर्वे के पोर्ट्स ऑल्दो दे आर एट द सेम लैटिट्यूड, वो फ्रीज नहीं होते विंटर में. नॉर्वे के पोर्ट सर्दियों में नहीं जमते, बल्कि सेम ऑल्टीट्यूड पे रशिया के जो पोर्ट्स हैं वो जम जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर. इतने में कोई डाउट किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क. सो नॉर्वेगियन करंट की यूटिलिटी देख ली. बिकॉज ऑफ दैट दीज थिंग्स डू द पोर्ट डू नॉट फ्रीज. इसीलिए एक और चीज ज्योग्राफी की यहां पे आप देखोगे, इस ओशियन का नाम आपको पता है, सी का, सॉरी दिस सी का नाम, ये आपने ब्रेंट क्रूड ऑयल सुना होगा कभी वर्ड, ब्रेंट क्रूड ऑयल. ब्रेंट क्रूड प्राइस कितनी चली है? तो जो ब्रेंट प्राइस है एसेंशियली इस एरिया में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसके बेसिस पे ब्रेंट क्रूड ऑयल की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है. ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंट फीचर अबाउट नॉर्वेगियन करंट. यहां से जो कोल्ड करंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द कैनरीज करंट. अब यूजुअली जब भी आप देखोगे कोल्ड करंट अगर किसी कॉन्टिनेंट के साइड से फ्लो कर रहा है तो व्हाट वुड हैपन, जहां पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर की जो हवा होगी, द एयर अबव द कोल्ड करंट, वो भी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. अब इसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो गई तो कोल्ड हवा क्या होती है, हैवियर होती है, तो ये सिंक कर जाएगी. ठीक है, इसके ऊपर की हवा नीचे बैठ जाएगी तो क्या होगा, ये नीचे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी. हवा ऊपर से कोई चीज नीचे को आ रही है तो वो हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी. तो क्या करेगी, यहां से अब कोई चीज ऊपर से नीचे को आ रही है तो नीचे उसका झटका भी तो आएगा, तो ऊपर से कोल्ड हवा आएगी तो यहां से हवा को दूर भेजेगी, अपनी तरफ हवा को आने नहीं देगी. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, इस एरिया में हाई प्रेशर जोन है तो ये हवा को अवे फ्रॉम इटसेल्फ पुश करेगा. तो यहाँ पे इस एरिया में रेन हवा, अगर कोई बारिश लेके बादल आ भी रहे होंगे तो वो आ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये इनको धक्का मार रहा होगा हाई प्रेशर जोन यहाँ से. तो इसीलिए जब भी अगर कहीं कोल्ड करंट होता है और उसके बगल में लैंड मास अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है, देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे क्या डेवलप होगा, डेजर्ट डेवलप होगा. सो बिकॉज ऑफ द कैनरीज करंट आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट देखने को मिलता है इस एरिया का, दैट इज द सहारा डेजर्ट. सो सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट एग्जिस्ट इज यहाँ पे कैनरीज करंट. और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, कोई मुझे उस माउंटेन रेंज का कमेंट करके नाम बताना. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज क्लियर कि कोल्ड ओशन करंट जब भी एक कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे होते हैं, देयर आर चांसेस इट वुड क्रिएट अ डेजर्ट. एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कैनरीज करंट कौन सा डेजर्ट क्रिएट होता है, इट इज द सहारा डेजर्ट. ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए बोल रहा हूं सबको लोकेट करना है तभी फायदा है. इसको कैनरीज करंट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एक आइलैंड है विच आर कॉल्ड एज द कैनरी आइलैंड. अब मुझे एक और कमेंट करके बताना कि विच कंट्री इज कंट्रोलिंग द कैनरी आइलैंड. ठीक है, किस कंट्री के कंट्रोल में है ये कैनरी आइलैंड. यहां पे आप सबको पता है देयर इज द फेमस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. मैं मैपिंग भी थोड़ी थोड़ी बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आए इजी वाले तो बन जाए. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये मेडिटेरेनियन सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है. ठीक है, यहां भी आप देखोगे ऑल्दो आपको स्पेन लग रहा है बट इसकी जो टिप है, जो टिप एरिया है दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूके. और अब मुझे कमेंट करके बताना है नीचे वाला जो अफ्रीकन देश है वो कौन सा है. ठीक है, सो दिस इज देयर. कैनरीज करंट इवेंचुअली कोल्ड करंट है, नीचे आके फ्लो करेगा और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में आके मीट कर जाएगा. ओके, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा फिनोमेना है दैट इज सारगासो सी. सारगासो सी इज द वर्ल्ड्स ओनली सी दैट इज एनक्लोज्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. तो ये एक एनक्लोज्ड सी है. कैसे बनती है देखो, इसके एक तरफ ओशियन करंट है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे को फ्लो कर जा रही है, इधर कैनरीज करंट है और फाइनली नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है. तो क्या ये इन ट्राइंगल के बीच में फंस गई है एक तरीके से. तो सारगासो सी का वर्ड सारगासो आया है सारगासम वीड से. सारगासम एक काइंड की वीड है जो इस एरिया में, वीड बेटा जो तुम वाली वीड समझ रहे हो वाली नहीं है,
ये वीड है आपकी खरपतवार वाली, तो पानी के अंदर उगने वाली एक जो वीड होती है दैट इज द सार्गासम वीड, और ये काई जैसी आपको पानी पे तैरती हुई दिखती है। इसकी वजह से यहाँ पे वाटर स्टैग्नेटेड सा होता है, इसीलिए यहाँ पे कभी शिप्स जाती हैं तो वो फंस भी जाती हैं। सो सारगासो सी इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। ठीक है, इतना कहानी क्लियर हुई? एनी डाउट इन दिस? दिस मच इज क्लियर? इतने में कोई डाउट किसी को? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ओशन करंट फ्लोज लाइक दिस। ठीक है, सेम चीज होगी। साउथ इक्वेटोरियल करंट विंड की डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा, देन कॉन्टिनेंट से टकरा गया तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। सो ब्राजीलियन करंट वुड बी दिस वन, वार्म ओशन करंट है, ब्राजील के एच के अकॉर्डिंग अराउंड फ्लो करता हुआ आएगा। नीचे से कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, जो हमने देखे थे नीचे से कोल्ड ओशन करंट आता है, कोल्ड ओशन करंट आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज द फॉकलैंड करंट। क्यों? यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके। यूके के आइलैंड्स है फॉकलैंड आइलैंड्स। सो ऑल्दो अर्जेंटीना के पास देखने में दिख रहे हैं बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके। सो फॉकलैंड आइलैंड्स है। सो फॉकलैंड आइलैंड्स के पास से कोल्ड करंट फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट आके ब्राजीलियन करंट से मीट करेगा इस एरिया में, एंड दिस एरिया ऑफ ब्राजील अगेन माटो ग्रासो रीजन के पास है ब्राजील के, दिस अगेन एरिया वुड हैव ग्रेट फिशिंग ग्राउंड्स। देन यहाँ पे ये कोल्ड करंट की एक एज अ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये फ्लो करता रहेगा ओशन करंट, और यहाँ पे एज अ कोल्ड करंट फ्लो करेगा। तो ये जो कोल्ड करंट टिप ऑफ अफ्रीका के पास से फ्लो करता है विच इज अ कोल्ड करंट, इट इज कॉल्ड एज द वेनेजुएलन करंट। वेनेजुएलन करंट की भी सेम खासियत है, कोल्ड करंट है, एट द एज ऑफ अ कॉन्टिनेंट फ्लो कर रहा है तो डेजर्ट बनाएगा। यहाँ पे कौन से डेजर्ट बनाएगा? कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट बनाएगा, और दूसरा कौन सा डेजर्ट बनाएगा? नमीब डेजर्ट। दीज टू ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बनाने में ये वेनेजुएलन करंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बनाएगा एंड देन इट वुड फ्लो टुवर्ड्स द साउथ इक्वेटोरियल रीजन। तो आपको पता होना चाहिए फॉकलैंड करंट कोल्ड करंट है, वेनेजुएलन करंट कोल्ड करंट है। सो रादर देन मगिंग दीज अप, अगर आप इमेज को एक फ्लो में याद कर पाओगे तो आपको मैप में ही चीजें दिख जाएंगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये पोल की तरफ से आ रहा है वेनेजुएलन तो कोल्ड होगा, फॉकलैंड पोल की तरफ से आ रहा है तो कोल्ड होगा। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के लिए जैसा आपको पता है लार्जेस्ट ओशन है, डीपेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ अर्थ की सरफेस, 33% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया इज पैसिफिक ओशन। ट्रायंगुलर सा देखने में लगता है। ऊपर जो इसका टॉप है वहां पे हमने देखा था बेरिंग स्ट्रेट, और वो हमने देखा था कैसे वो पैसिफिक ओशन और ऊपर के आर्कटिक सर्किल के ऊपर का जो रीजन है आर्कटिक है उसको लिंक करता है, और काफी सारे आइलैंड्स है, रिंग ऑफ फायर, ऑल ऑफ दोस थिंग वी हैव स्टडीड इन पैसिफिक। सो सेम चीज पैसिफिक में भी जो वहां हुआ था एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ भी होगी। सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगा, इट वुड फ्लो लाइक दिस। फिर वहां जो हमने गल्फ स्ट्रीम देखी थी वहां जापान के पास यहाँ पे जो वार्म करंट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? कुरोशियो करंट। और वहां जैसे लैब्राडोर करंट ऊपर से आया था, यहाँ जो कोल्ड करंट आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ओएशियो करंट और कामाचाटका करंट, बिकॉज देयर वाज द कामाचाटका पेनिनसुला। एक और कोल्ड करंट यहाँ पे जो फ्लो करेगा छोटा सा, दैट वुड बी द ऑक्सटॉक करंट, बिकॉज दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज ऑक्सटॉक रीजन। तो कुरोशियो वुड बी द कोल्ड करंट, ऑक्सटॉक और ओएशियो वुड बी द कोल्ड करंट, दोबारा से मीट करेंगे जापान के पास। इसीलिए आप देखते हो जापान में रियोत्सो शिनचैन मछली बहुत खाते थे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फिशरीज एंड राइस इन दीज एरियाज, बिकॉज यहाँ पे ओशन करंट मीट करेंगे तो काफी रिच फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं जापान में। ठीक है, जापान के कोस्ट पे। फिर वार्म ओशन करंट की एक ब्रांच कंटिन्यू रहती रहेगी नॉर्थ पैसिफिक करंट की फॉर्म में। देन एक जैसे वहां पे नॉर्वेगियन करंट वार्म गया था, यहाँ पे जो वार्म जाएगा दैट वुड बी द अलास्कन करंट। वहां जो कोल्ड करंट नीचे को गया था दैट वाज द कैनरी करंट, यहाँ पे जो कोल्ड करंट जाएगा दैट वुड बी द कैलिफोर्निया करंट। अब जैसे कैनरी ने वहां सारा डेजर्ट बनाया था, यहाँ कैलिफोर्निया डेजर्ट काफी सारे डेजर्ट बनाएगा, जैसे नेगेव डेजर्ट एंड वेरियस अदर स्मॉल स्मॉल डेजर्ट्स कैलिफोर्निया के आसपास जो आपको दिखेंगे। सो कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड करंट, ऐसे फ्लो करता हुआ आएगा एंड देन मीट हियर। साउथ में भी सेम चीज होगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑस्ट्रेलिया के पास से फ्लो करेगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और यहाँ पे यू वुड हैव द
sorry, यहाँ पे we would have the Peru-Chilean current. Peru-Chilean current is also called as the Humboldt current. It is a cold current. ठीक है, Humboldt current और cold current, Peru-Chilean current साउथ अमेरिका की तरफ ऐसे फ्लो करेगा, और ये जो एंडीज रीजन है, एंडीज रीजन के पास में फ्लो करेगा. एटाकामा डेजर्ट का जो एरिया, दैट वुड बी क्लोज टू द पेरू-चिलियन रीजन. ठीक है, तो एटाकामा वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इसके आसपास पेरू-चिलियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा. ठीक है, Humboldt current, and then it would meet the south equatorial current. ठीक है, तो दिस वुड बी हैपनिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब देखो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो दोनों एक डायरेक्शन में पानी को पुश किए जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक जगह पे जाके पानी खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा. अब अगर एक जगह पे पानी इकट्ठा हो गया, तो बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ ग्रेविटी ये वाटर पीछे को भी तो वापस फ्लो करेगा. एक जगह पे खूब सारा इकट्ठा हो चुका है, तो वो बह के वापस भी तो आएगा. तो जो बह के वापस आता है इन बिटवीन दीज टू, दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट. तो काउंटर इक्वेटोरियल फ्लो करंट फ्लो करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज ग्रेविटी. सो ग्रेविटी की वजह से काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो करते हुए आएगा लाइक दिस. ठीक है, सो दिस वुड बी देयर. फाइनली इंडियन ओशन में आ जाते हैं. तो इंडियन ओशन में जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, विच ओशन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो ये जो आपको अभी इमेज दिख रही है, दिस इज ऑफ विंटर. विंटर में नॉर्दर्न इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे, तो जो ओशन करंट है, इट इज फ्लोइंग इन व्हाट डायरेक्शन, इट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये डायरेक्शन बदल जाती है आपकी समर्स में दिस स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो कौन सा ओशियन करंट जो डायरेक्शन चेंज करता है, इट इज द नॉर्थ इंडियन ओशन. ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन जो है, वो अकेला ऐसा ओशियन करंट है जो अपने डायरेक्शन चेंज करता है. क्यों करता है भाई साहब? इट चेंजेस बिकॉज इस एरिया में जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती है. समर मंथ्स में हम सब जानते हैं इंडिया में कौन सा मॉनसून होता है. अगर नहीं पता तो इंडियन ज्योग्राफी जब हम करेंगे, देन यू वुड नो. वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द रेनफॉल होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है. साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे में जो विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है. सो सिंस विंड्स इस डायरेक्शन में आ रही होती है, वो ओशियन करंट को भी इस डायरेक्शन में मूव करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ओशियन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. विंटर्स में हम जानते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून डोमिनेट करता है, और उसकी वजह से विंड्स इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द ओशियन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है, सो क्यों होता है वो हमने देख लिया. साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से डायरेक्शन इस पर्टिकुलर ओशियन करंट की चेंज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कैसा ओशियन करंट है? वार्म ओशियन करंट है नॉर्दर्न इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज द ओनली ओशियन करंट जो एनक्लोज्ड है. तो ये अकेला ओशियन करंट है जो पोल्स तक नहीं जाता. इट डजंट गो टू द पोल्स. ये लैंड मास के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो अगेन दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस. ठीक है, yes, Sonoran desert, Mojave desert, all these are because of the California current. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज क्लियर. यस, ये विंड साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून क्यों जनरेट होता है? शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, देयर इज अ फिनोमेना. इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे तब वो चीज पढ़ेंगे, बिकॉज अभी क्लाइमेटोलॉजी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, सो उसको डिफिकल्ट होगा समझना. बट अपने को बस ये पता है कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो समर में है वो ओशियन करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है. ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता. सदर्न इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जैसा होता है. साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करेगा. ये मोजाम्बिक जो अफ्रीका का देश है, मोजाम्बिक करंट फ्लो करेगा, और एक ब्रांच यहां से फ्लो करती है, दैट इज जो मेडागास्कर आइलैंड के पास से फ्लो करती है, दैट इज ऑगलास करंट. ऑगलास करंट और मोजाम्बिक करंट यहां से फ्लो करेंगे. देन इवेंचुअली एक कोल्ड करंट जो ऑस्ट्रेलिया के पास से फ्लो करता है, ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं. उसकी वजह से यहाँ पे आपको काफी सारे डेजर्ट्स दिखेंगे. ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट. सो जस्ट लुक एट योर एटलस, आपको वेरियस डेजर्ट मिलेंगे. गिब्सन डेजर्ट, एंड दे आर बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से. ठीक है, सो दिस वुड बी हैपनिंग इन द इंडियन ओशन. सो मोजाम्बिक करंट और ऑगलास करंट वार्म ओशियन करंट आएंगे. देन ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड फ्लो कर रही होगी, उसी की ब्रांच वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, एंड वी वुड हैव गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरियन डेजर्ट. ऑल दीज डेजर्ट्स वी वुड फाइंड हियर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ओशन करंट्स ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है, अब दिस इज अ क्विक समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड.
ओशन करंट्स में जो भी चीजें चर्चा की उसकी एक क्विक समरी है, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिवाइज एट द एंड। ठीक है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। तो ऑगलस करंट, ये वार्म करंट्स है। ऑगलस करंट हमने देखा, अब आपको मेंटली सोचो कहां देखा था, इंडियन ओशियन में देखा था, मेडागास्कर के पास। ठीक है, अलास्का करंट, आंख बंद करो देखो कहां पे देखा था। अच्छा, वो जो पैसिफिक ओशन में करंट फ्लो कर रहा था उसकी जो अलास्का की तरफ को वार्म ओशन करंट की ब्रांच गई थी, अलास्कन करंट। ब्राजीलियन करंट मैप में विजुअलाइज करो तब काफी चीजें क्लियर होंगी। रियो डे प्लाटा वो रीजन था जहां पे ब्राजीलियन करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हमने देखा। देन इक्वेटोरियल करंट्स के वेरियस फॉर्म देखे। गल्फ स्ट्रीम वन ऑफ द फास्टेस्ट करंट्स देखा। दीज ऑल आर वार्म ओशन करंट्स। कुरोशियो करंट देखा हमने जापान के पास। देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात की थी, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की बात की थी। सो जस्ट अ क्विक स्नैपशॉट। अब आप इसमें सारे वार्म करंट्स देख सकते हो। कुरोशियो, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्कन करंट, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वेगियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन करंट, ऑगिलास करंट। ठीक है, ल्यूवेन हॉक करंट, यहाँ पे एक कोल्ड करंट भी कई बार फ्लो करता है, ल्यूवेन करंट बोलते हैं उसको, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास। देन लेट्स मूव टू कोल्ड करंट। सो कैलिफोर्निया करंट, डेजर्ट याद करो, मोहावे डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ऑल दीज डेजर्ट्स कैलिफोर्निया करंट। कैनरीज करंट, सहारा डेजर्ट क्रिएट हुआ था। हम्बोल्ट करंट, ये पेरू के पास, इसके पास हमने देखा था एंडीज माउंटेन रेंज आएगी साउथ अमेरिका में। पेरू चिलियन करंट या हम्बोल्ट करंट इसको नाम दिया था। लैब्राडोर करंट वो कनाडा के पास से निकल के आ रहा था, कोल्ड करंट। ओएशियो करंट या कामाचात का करंट, दूसरा ऑक्सटॉक करंट हमने इसी रीजन में देखा था। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की बात की, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात की, कोल्ड। ठीक है, डेजर्ट जैसा हमने देखे, यहाँ पे पूरे डेजर्ट क्रिएट हुए, यहाँ पे सहारा क्रिएट होगा। मोहावे, सोनोरन, एटाकामा डेजर्ट, पेटागोनिया प्लेटो, ये टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट्स है। जब डेजर्ट्स पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के टाइम तब इसको डिस्कस करेंगे। गोबी डेजर्ट, मंगोलिया चाइना के पास, ऑल दीज डेजर्ट्स आर देयर। So these are various cold current, Canary, California, Peru, Chilean, Humboldt current, Venezuela current, all these currents. You must remember कैसा करंट है, कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई गेस। इसके बाद टाइड्स का टॉपिक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट या इफ यू टाइड एसेंशियली है क्या, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द वाटर ऑफ द ओशियंस एंड द सीज बिकॉज ऑफ द gravitational pull of three things: the sun, the moon and the earth, plus centrifugal force of earth because of earth rotation। तो इनके combined effect की वजह से जो पानी की rise and fall होती है उसको tides कहते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। सो अगर तीनों सेम डायरेक्शन में पुल कर रहे होते हैं, सन की ग्रेविटेशन इधर को पुल कर रही है, मून की ग्रेविटेशन इधर को कर रही है, और अर्थ के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इधर को ही पुल कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू वुड हैव हाई टाइड्स, और जो अपोजिट होगी दैट वुड बी द लो टाइड। ऐसे ही एक फंडा होता है जब तीनों सेम अलाइनमेंट में होते हैं और जब वाटर अप टू द हाईएस्ट एक्सटेंट चला जाता है, दोज आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स। और अपोजिट इज कि जब तीनों सेमली अलाइन नहीं होती एंड वाटर जो उठता भी है हाई टाइड में भी वो अपनी हाईएस्ट हाइट तक नहीं जा पाता, दैट इज कॉल्ड एज नीप टाइड्स। नीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नीप इज यानी नीच, एकदम नीच गिरा हुआ है। तो हाई टाइड के टाइम में भी जब वाटर अपनी हाईएस्ट पोजीशन तक ना जा पाए, दैट इज नीप टाइड्स। और जब स्प्रिंग की तरह उछल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक हाई टाइड में चला जाए, दैट इज स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड में हाईएस्ट हाइट तक जा पाएगा हाई टाइड में, लोएस्ट डेप्थ तक जा पाएगा लो टाइड में। तो स्प्रिंग जैसे सबसे लंबा सबसे छोटा हो सकता है, तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन दिखता है दैट इज स्प्रिंग टाइड, और जब मिनिमम एक्सटेंशन दिखता है दैट इज नीप टाइड। ठीक है, ओके, सो दिस इज द टाइडल बल्ज, ऐसे निकलता है। सो दिस इज अबाउट टाइड्स। स्प्रिंग टाइड में हमने देखा तीनों सेम लाइन में हो जाते हैं। नीप टाइड में क्या होता है, क्वाड्रेचर पोजीशन होती है, दिस इज नॉट, दे आर नॉट कंप्लीटली अलाइंड, 90 डिग्री पे हो जाते हैं, मून इधर एंड सन इधर। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं हो पाता, लो टाइड ज्यादा लो नहीं हो पाता। सो दिस इज नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में तीनों अलाइंड होते हैं सेम लाइन में, तो हाई टाइड बहुत हाई जाता है, लो टाइड बहुत लो जाता है। सो स्प्रिंग टाइड कब होते हैं, जब न्यू मून या फुल मून हो, या तो अमावस्या की रात हो या चांद पूर्णमासी की रात हो। सो स्प्रिंग टाइड हैपेंस आइदर ऑन न्यू मून और ऑन फुल मून। नीप टाइड कभी भी हो सकते हैं जब क्वार्टर मून्स होते हैं तब की सिचुएशन में हो जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्प्रिंग टाइड वाला। ठीक है, सो स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, जब वाटर उठ रहा होता है हाई टाइड के टाइम दैट इज कॉल्ड एज फ्लो, और जब वाटर रिसीड कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड एज एब। ठीक है,
So that was about tides also. So that's all from my side for today. I hope you liked the session. If you enjoyed it, don't forget to like and share the session with your friends, because that's the only motivation we have to continue these sessions. और अगर आप चाहते हैं प्रचंड, तिरंगा और नाइटफॉल, क्विज मास्टर सब दोबारा से आए, please would request all of you to share the session. Otherwise there is no incentive to continue these sessions. So if you enjoy, please spread the word. We will meet again hopefully. Till then, bye bye. Jai Hind. Thank you.